हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है डियर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टोटल एग्जाम पे। डियर, मेरा नाम है रंजन कुमार और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास। डियर, जैसा आप सभी जानते हैं कि हम लोग अभी प्रेपोजिशन चैप्टर शुरू किए थे। इंट्रोडक्शन आपको मिल गया होगा कि प्रेपोजिशन होता क्या और कैसे ये काम करता है। तो डियर, बिफोर आई स्टार्ट, ये हमारे ऐप के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है। आप इस प्ले स्टोर के थ्रू आप जाकर के हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फोन में, और उसके बाद साइन अप करने के बाद आप डायरेक्ट हमारे डैशबोर्ड पे आ जाते हैं और जहां पे आप सारी हमारे कोर्सेज को देख पाएंगे। चलिए डियर, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और हम जैसा आप सभी जानते हैं कि प्रेपोजिशन पढ़ रहे थे, तो हमने कल की क्लास में एक बात बताई थी कि हम दो तरीके से प्रेपोजिशन चैप्टर को टैकल करेंगे। एक हमारा है कॉम्पेरेटिव यूज, कॉम्पेरेटिव यूजेस। जब हम बात करते हैं कॉम्पेरेटिव यूजेस की, तो यहां पर हमारे पास 2 से 3 प्रेपोजिशन एक साथ हम लेंगे और उन प्रेपोजिशन को हम दोनों के बीच में कंपेयर करेंगे। क्योंकि कंपैरेटिव से मतलब ही पता चल रहा है कि हम उनके बीच में कंपैरिजन स्थापित करने की कोशिश करेंगे कि दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन है, दोनों किस तरीके से एक दूसरे से अलग हैं, दोनों का यूज कहां कहां होता है। तो जो आज का पहला प्रेपोजिशन है डियर, वो हमारा सबसे कॉमन हम यूज करते हैं। एक्चुअली एक वर्ब है जिनका यूज हम जनरली पैसिव वॉइस में करते हैं, मेड ऑफ वर्सेस मेड फ्रॉम। ये आपके एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है कि मेड ऑफ और मेड फ्रॉम, मतलब मेड के साथ कब ऑफ आएगा और मेड के साथ कब फ्रॉम आएगा। मेड जैसे हमें पता है कि मेक का V2 और V3 फॉर्म होता है। ये आपका मेक का मतलब है बनाना और इसका V2 और V3 फॉर्म आपका है मेड। क्लियर? जब हम बात करेंगे कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेज हैं ये जानने के लिए, तो जरा इस बात को समझिए कि इनका यूज हम एक चीज से कोई दूसरी चीज बनाने के अर्थ में करते हैं। जब एक चीज से कोई दूसरी चीज बनाई जाती है तो हम उस केस में मेड ऑफ और मेड फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। अब बस जानना यही है कि मेड के साथ ऑफ कब आएगा और फ्रॉम कब आएगा। सो इसको समझने के लिए पहले हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। वाइन इज मेड डैश grapes. This door is made, इसको मैं थोड़ा सा टेस्ट चेंज करके लिख रहा हूं, has been made iron। चलिए, अब दोनों में कौन कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, किसमें ऑफ आएगा और किसमें फ्रॉम आएगा। तो देखिए, मैं पहले फिल करता हूं और उसके बाद आप कोशिश करेंगे समझने की। ऊपर में आएगा मेड फ्रॉम और नीचे में आएगा मेड ऑफ। अब क्यों मेड ऑफ लगा और क्यों मेड फ्रॉम लगा, यही जानना आज का विषय है कि दोनों के बीच में कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए, बात होती है कि जब कभी मान लीजिए एक आइटम हमारा ये है, इससे कोई नई आइटम बी बनाई गई, लेकिन इस तरह से बनाई गई है कि जिसमें सिर्फ फिजिकल परिवर्तन आया है। तो हम मान लेते हैं कि ए से एक इस तरह का कोई आइटम हमने जनरेट किया। पहला आइटम हमारा ए था, हमने दूसरा आइटम बनाया ये। अब यहां पर हम एक देख पा रहे होंगे कि इधर से जो इधर बना है, मतलब इस वाले ए से जो हमने उल्टा ए बनाया है, is it possible to again convert this into its original form? क्या आप इसको हम कन्वर्ट इसके ओरिजिनल फॉर्म में कर सकते हैं? तो आई थिंक कि मैक्सिमम लोग अगर समझ पाए होंगे कि जब हम एक चीज से कोई भी एक चीज लें, कोई एक ऑब्जेक्ट लें, इससे हम कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएं, ठीक है, और वापस जो नया ऑब्जेक्ट बनाए उससे हम पुरानी अवस्था में उसको लेकर के आ जाएं, तो यहां पर जो चेंज होता है वो होता है सिर्फ फिजिकल चेंज। ये कैसा चेंज कहलाता है? ये कहलाता है आपका फिजिकल चेंज। जब हम बात करते हैं फिजिकल चेंज की, तो कहने का मतलब हो कि सिर्फ इसमें भौतिक परिवर्तन हुआ, इसमें कुछ इंटरनल कुछ केमिकल चेंजेस नहीं आए।
तो जब एक चीज से दूसरी चीज इस तरह से बनाई जाती है कि उसमें सिर्फ फिजिकल चेंज आए, मतलब उसका अपीयरेंस चेंज हो जाए बट आइटम वही रहे। नीचे वाले की बात करें जरा, हमने लिखा है कि दिस डोर हैज बीन मेड आयरन। अब जरा समझिए कि जो लोहा था, जैसे हम ग्रिल वाले गांव में बोलते हैं मकान में, या ग्रिल वाले गेट लगाते हैं, ग्रिल बोलते हैं उसे लोहे वाले को। तो जो अगर हम बात कर रहे हैं कि ये जो डोर है ये बना है लोहे से, तो क्या अगेन इस डोर को लोहा बनाना संभव है? तो जवाब आएगा हाँ बिल्कुल, ये तो बन गया और ये भी दोबारा संभव है। जब जो नई चीज बनी है अगर उसे दोबारा पुरानी अवस्था में लेके जाया जा सके, तब हम प्रेपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब आइए दूसरा, कि जब एक चीज से दूसरी चीज इस तरीके से बनाई जाए कि उसमें फिजिकल प्लस केमिकल दोनों चेंज आ जाए। तो कहने का यहां पर यह अर्थ हुआ कि ये से हमने बी बनाया, लेकिन अब बी से पुनः ए बनाना संभव नहीं है, तो इस केस में हम इस्तेमाल करेंगे फ्रॉम। अब जरा ऊपर में आइए, वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स। शराब जो होती है वो ग्रेप्स से बनाई जाती है। तो क्या आफ्टर मेकिंग ऑफ वाइन क्या ग्रेप्स फिर से बनाया जा सकता है? वाइन से क्या ग्रेप्स फिर से बनाया जा सकता है? इसका जवाब आएगा ना। तो जब ना होगा तो उसमें हम फ्रॉम प्रेपोजिशन यूज करेंगे, जहां पे हम नई से वापस पुरानी अवस्था में जा सकते वहां ऑफ यूज करेंगे। काफी आसान है समझना। एक दो और एग्जांपल्स देख लीजिए। Like example is far enough, like this bed is made dash wood। तो आई होप अब आप बिल्कुल आसानी से ये जवाब दे पाएंगे कि हाँ सर, दिस बेड इज मेड ऑफ वुड आएगा, फ्रॉम वुड नहीं आएगा, क्योंकि अगर बेड को हम वापस तोड़ दें तो पुरानी अवस्था अपने वुड वाले अवस्था में चली आएगी। तो ये था आपका मेड फ्रॉम और मेड ऑफ के यूजेस। आसानी से इसको किए जा सकते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं डियर नंबर 2 पे। नंबर 2 भी हमारा एक कॉमन है, ये होता है आपका एट वर्सेस इन। कहां यूज करेंगे एट, कहां यूज करेंगे हम इन? तो देखिए जनरल जो हम इसको भी देखेंगे वो देखेंगे प्लेस के रिगार्डिंग, ठीक है, इन और एट। तो जनरली आप ये चीजें समझ में आना चाहिए कि एट का इस्तेमाल हम स्मॉल, प्लेस, विलेज। एक बात हमेशा याद रखेंगे, विलेज कहने का मतलब है विलेज नेम, विलेज नेम, जैसे छोटे विलेज नेम हो गए। पर्टिकुलर, पर्टिकुलर एरिया, स्ट्रीट, पर्टिकुलर एरिया, स्ट्रीट, प्लॉट आप लिख सकते हैं। हम बात करेंगे इन की, तो इन का इस्तेमाल हम जनरली स्टेट के नाम के पहले, कंट्री के नाम के पहले, लाइक डिस्ट्रिक्ट के नाम के पहले, या बिग सिटी के नाम के पहले, या बिग टाउन के नाम के पहले हम करते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि ये एरिया वाइज हम इसको देखते हैं जनरली, कि अगर एरिया वाइज कुछ बड़ा है तो उसके पहले इन लगा देंगे। और हम बात कर रहे हैं छोटे से जगह के बारे में, अगर हम बात कर रहे हैं, और हमेशा याद रखेंगे नेम, अगर स्मॉल प्लेसेज भी हम कुछ अगर लिख रहे हैं तो वो किसी ना किसी नेम को इंडिकेट कर रहा होगा, तो वहां पर एट प्रेपोजिशन का इस्तेमाल हम करेंगे। अब जरा एग्जांपल्स इसके देखें। शी लिव्स रामपुर, नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा रामपुर, या लगभग हर स्टेट या हर डिस्ट्रिक्ट में गांव का नाम रहा होगा रामपुर। शोले फिल्म में ये एक विलेज का नाम रहता है रामपुर।
चलिए एंड अगेन दिल्ली। अब दिल्ली को बताने की जरूरत है नहीं। तो अब हम यहां पर ये देख पा रहे हैं कि रामपुर एक छोटे से गांव का नाम है। सो यहां पर एट आ जाएगा और जब हम बात करेंगे दिल्ली में तो इसमें आएगा इन। ये पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट जरा देखिए, हमने बोला कि अगर मैं लिखूं शी लिव्स स्ट्रीट नंबर 9, शी लिव्स डैश स्ट्रीट नंबर 9। अब इसमें एक बात समझना होगा कि अब स्ट्रीट एक पर्टिकुलर जगह के बारे में बात कर रहा है, तो जब भी पर्टिकुलर होगा वो एट लेकर के आएगा। अब एक नोट पॉइंट यहां से ध्यान रखेंगे कि जैसे अभी हमने देखा कि छोटे से गांव के पहले, गांव के नाम के पहले हमने एट लगाया है, लेकिन इन द विलेज होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, इसमें एट द विलेज मत कर दीजिएगा। इन द विलेज कहने का मतलब कि अगर विलेज की हम बात कर रहे हैं तो उसके पहले इन आएगा ना कि एट आएगा। पॉइंट क्लियर होगा। जैसे ही लिव्स इन अ विलेज या इन द विलेज, ही लिव्स इन द विलेज, वो गांव में रहता है। अब थोड़ा सा हम इसको और एलोबरेट करेंगे इन वाले पॉइंट को। देखिए इन एक्चुअली हम उस चीज के पहले उस पोजीशन को बताने के लिए करते हैं जो चारों तरफ से, ठीक है, या कम से कम 3 तरफ से तो घिरा ही हो। इसके अंदर अगर कोई चीज पोजीशन है उसके लिए हम इन प्रेपोजिशन लगाते हैं। कम से कम 3 तरफ से तो घिरा हो, ठीक है, वहां पर हम कौन सा प्रेपोजिशन लगाएंगे? इन लगाएंगे, एट का इस्तेमाल नहीं होगा। जरा देख लिया जाए। ही इज प्लेइंग द पार्क। अगर ये कहा जा रहा है कि ही इज प्लेइंग डैश द पार्क, अब एट नहीं आएगा, एट द पार्क नहीं होगा, फिर क्या होगा? इन द पार्क। ठीक है, नेक्स्ट देख लिया जाए। ही इज सिटिंग डैश चेयर। ही इज सिटिंग डैश चेयर। अब इसमें कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? तो इसमें भी फिर से आएगा इन। अब रीजन क्या देंगे हम कि जो चेयर होता है हमारा वो 3 तरफ से घिरा हुआ होता है। जनरली आर्म चेयर जो होता है उनमें आर्म्स लगे होते हैं और 3 तरफ से, बैक में भी उसका होता है, दोनों साइड में भी आर्म्स होते हैं, आगे सिर्फ बैठने वाला जो होता है वो ओपन एरिया होता है। इसी कारण से हमने यहाँ पर इन प्रेपोजिशन लगाया है। तो इन एक तो बात ये हमेशा याद रखना है कि जब हम प्रेपोजिशन की बात करते हैं तो डिफरेंट सिचुएशन पे डिफरेंट प्रेपोजिशन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि फिक्स कर देंगे कि नहीं इसके साथ यही लगता है। अगर मैं यही चीज को अगर ऐसे लिख दूं, ही इज सिटिंग द टेबल। अब जरा बताएं, ही इज सिटिंग डैश द टेबल। अब यहां पर इन नहीं आएगा क्योंकि टेबल इस तरह का होता है, ये फ्लैट होता है, ऊपर ये बिल्कुल ऊपर से वाइड ओपन होता है, तो इस केस में हम यहां पर लगाएंगे ऑन। बात समझ में आई? तो इतना ना, मतलब एट और इन के लिए काफी है। अब आगे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है, ये हो जाएगा आई थिंक हमारा नंबर 3। बिटवीन वर्सेस अमंग। और कभी प्रेपोजिशन की कम से कम हिंदी करने की कोशिश मत कीजिएगा कि हम प्रेपोजिशन को हिंदी करके समझ लें और उसको मतलब बना दें। ठीक है, तो कभी भी ये चीज करने की कोशिश आप मत कीजिएगा, नहीं तो बड़ा भारी लाइक वो हो जाएगा, आप काफी बड़े चक्कर में पड़ जाएंगे। अब देखिए दोनों का मतलब होता है बीच में, लेकिन कब इस्तेमाल होता है? दोनों का मतलब तो होता है बीच में, लेकिन कब? तो देख लिया जाए। जब दो के बीच में बात रहेगी, मतलब फॉर टू, ठीक है, फॉर टू, तब हम बात करेंगे बिटवीन की, तब हम बात करेंगे बिटवीन की। और अगर हम बात कर रहे हैं अमंग की तो ये होगा
जब हम बात करेंगे फॉर मोर देन 2, जब हम 2 से अधिक की बात करेंगे। ठीक है, अब बिटवीन वाले में एक और पॉइंट याद रखना है, बिटवीन कैरीज एंड। ठीक है, बिटवीन अपने साथ कौन लेकर आएगा, एंड लेकर के आएगा, लेकिन अमंग के साथ ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, चलिए लाइक राम was sitting dash राधा एंड मीरा। ठीक है, चलिए इधर हम थोड़ा सा चेंज कर देते नाम। ठीक है, थोड़ा सा एक प्रॉपर लगे वो। कृष्णा वॉज सिटिंग डैश राधा एंड मीरा। तो देखिए यहां पर बिटवीन लगाने का 2 रीजन है। एक तो हमारे पास ये दे रखा है कि एंड भी लगा है, और 2 लोग हैं। कितने लोग की बात हो रही, राधा और मीरा, मतलब 2 लोग हैं, तब यहां पर आ जाएगा बिटवीन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, a man was sitting dash 10 students। अब यह समझने की बात है कि a man was sitting dash 10 students, तो मतलब एक आदमी बैठा था 10 स्टूडेंट्स के बीच में। सो देयर शुड बी अमंग, क्योंकि हम 10 स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, 2 की बात नहीं कर रहे हैं। अब जरा यहां पर फिर से अब एक लॉजिकल थोड़ा सा थॉट रखेंगे, फिक्स चीजें नहीं मानिएगा, हमेशा ही मैं बार बार बोलता चल रहा हूं। ही वॉज सिटिंग, चलिए एक वर्ब चेंज कर लेते हैं, ही वॉज स्टैंडिंग डैश क्राउड। अब इसमें कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, इन लगाएंगे, बिटवीन लगाएंगे, या कुछ और सोचेंगे। ही वॉज स्टैंडिंग डैश द क्राउड। तो अब यहां पर ना बिटवीन काम करेगा ना अमंग काम करेगा, फिर हम किसका यूज करेंगे, इनका। अब इसका भी मतलब यहां पर होगा के बीच में। तो अब एक चीज हमें समझने वाली बात है कि जब हम बिटवीन की बात कर रहे थे 2 लोगों की, अमंग की बात कर रहे थे 2 से अधिक लोगों की, इनका भी मतलब बीच में हो गया, तो इसका क्या मतलब होगा। तो ध्यान रखेंगे कि अगर कहीं कलेक्टिव नाउन आ जाए, कहीं कलेक्टिव नाउन आ जाए, तो ना बिटवीन काम करेगा ना अमंग काम करेगा, वहां पर काम करेगा इन। अब क्राउड क्या है, क्राउड एक भीड़ को हम कहते हैं, और भीड़ इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन, क्राउड इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन, वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है, इसीलिए वहां पर इन का प्रयोग होगा, आप ना बिटवीन लगाएंगे ना अमंग लगाएंगे। ठीक है, अगर मैं बोलूं एक और सेंटेंसेस समझने के लिए जरा, he was dash the class। ठीक है, अब यहां पर ना अमंग आएगा ना बिटवीन आएगा। अगेन यहां पर अगर हम बात करें प्रेपोजिशन की, तो यहां पर इन आएगा, और रीजन देंगे कि ये कलेक्टिव नाउन है। बात यहां तक समझ में आ गई हो। कोशिश करूंगा 5 पेयर मैं आपको डेली क्लासेज में लूं, क्योंकि अभी आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी कराना है, मुझे ऐसे भी करवाना है डियर। चलिए नंबर 4 पे आते हैं, ये हमारा है इन वर्सेस इनटू, इन वर्सेस इनटू।
अब जरा देखिएगा यहां पर जो बात हो रही है ये पोजीशन की बात हो रही है, ये किसी की बात हम करें, किसी के पोजीशन की। देखेंगे इस चीज को समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम मैं बना रहा हूं। सपोज मान लिया जाए ये क्लासरूम है, ठीक है, ये रास्ता है, मान लीजिए इधर कुछ वेंटिलेटर वगैरह है। अब हम बात कर रहे हैं इन वर्सेस इनटू की। तो अगर कोई चीज ऑलरेडी इसके अंदर है, अब देखेंगे कि ये अंदर है तो हो सकता है अंदर कमरे में खेल रहा हो, कुछ भी हो सकता है ना। किसी के अंदर अगर शो करना हो तो हम इन का यूज करेंगे, मतलब दैट इज ऑलरेडी इनसाइड, वो पहले से ही अंदर में है, उस पोजीशन को दर्शाने के लिए हम इन का यूज करेंगे। जैसे ही इज इन द रूम, तो मतलब वो ऑलरेडी रूम में है। तो जहां पर, और माइट भी वो बैठा हो, सो रहा हो, खेल रहा हो, दौड़ भी रहा हो अगर कमरा बड़ा हो, तो यहां पर रेस्ट और मोशन दोनों पॉसिबिलिटी है। कि जब ये अंदर है तो यहां पर पॉसिबिलिटी दोनों बन रही है कि इधर इन रेस्ट और इन मोशन, कि वो या तो रेस्ट में हो सकती है या मोशन में हो सकती है। अब हम एक दूसरा बात कर रहे हैं, ये गेट के द्वारा कोई अंदर जाना चाहता है, तो जब हम बात करते हैं मोशन इनवर्ड्स की, मोशन इनवर्ड्स की, तब हम इनटू प्रेपोजिशन लगाते हैं। तो एक बात यहां से समझना होगा कि यहां पर इनटू अभी सिर्फ और सिर्फ मोशन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। मोशन इनवर्ड्स मतलब अंदर की तरफ हम गति को जब शो करेंगे किसी के चीज के अंदर, अगर हम गति को शो कर रहे हैं तो वहां पर हम इनटू लगाएंगे। लेकिन जो ऑलरेडी इनसाइड है, ठीक है, ऑलरेडी इनसाइड है, वो पहले से ही उसके अंदर है, वो आपका मोशन में भी हो सकता है, रेस्ट में भी हो सकता है, बस ये देखना है कि वो पहले से ही अंदर में मौजूद है, तब हम वहां पर इन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखिए मिस्टर शर्मा इज इन द रूम, इज इन द रूम। अब यहां पर जो इन है ये दर्शा रहा है कि ये ऑलरेडी जो मिस्टर शर्मा है ना, ये पहले से ही कमरे में मौजूद है, ठीक है। लेकिन अगर दूसरे में हम बात करें, मिस्टर वर्मा came into the room, came into the room। अब यहां पर हमने into preposition लगाया, क्यों? क्योंकि ये कमरे के अंदर आने की गति के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर चीजें याद रखेंगे, ठीक है। तो जब मोशन इनवर्ट्स होगा तब इनटू आएगा, अदरवाइज इन आएगा, ठीक है, जब हम पहले से ऑलरेडी कोई चीज किसी के अंदर मौजूद हो तब। यहां से एक छोटा सा नोट पॉइंट याद रखेंगे कि एक हमारा वर्ड है एंटर। ध्यान रखेंगे एंटर का मतलब होता है कम इनटू। एंटर के साथ कभी भी इनटू प्रेपोजिशन नहीं आता है, एंटर के साथ कभी भी इनटू प्रेपोजिशन नहीं आता, इस बात को ध्यान रखेंगे। यहां तक क्लियर है? अगर हमें लिखना हो, लेकिन याद रखना कम इनटू के अर्थ में ही है। ही एंटर इनटू द रूम, तो इस सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, और इसका गलत होने का जो जिम्मेवार है वो कौन है? इनटू। इनटू हटा दीजिए, अगर अदरवाइज अगर आप चाह रहे कि इनटू को हम रहने दें तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप एंटर वर्ब को चेंज कर दीजिए, उसके जगह पे कम लगा दीजिए, ठीक है, एंटर्ड कर दीजिएगा इसको, तो ज्यादा थोड़ा बेटर हो जाएगा। ENTERED, ही एंटर्ड इनटू द रूम। गलत हो गया, इसमें इनटू को हम हटा देंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। अगर इनटू रखना है तो कम लगा दीजिए, इंटर की जगह पे केम लगा दीजिए, ठीक है। लेकिन अभी हमने बात करी कि केम इनटू के अर्थ में ही, लेकिन कभी कभी एंटर का मतलब होता है टेक पार्ट, ठीक है। जब एंटर का मतलब टेक पार्ट होगा, मतलब हिस्सा लेना, तब ये होता है एंटर इनटू, ठीक है। जरा देख लीजिए, शी
एंटर इनटू द डिबेट। अब ये सही हो जाएगा। अब यहां पर इनटू सही है, ये गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर अंदर आने के अर्थ में यूज नहीं हुआ है, बल्कि डिबेट में शामिल होने के लिए हुआ, टेक पार्ट के अर्थ में हुआ है। सॉरी। तो प्रेपोजिशन को अगर हम इस तरीके से पढ़ेंगे तो आई होप कि आसानी से इसको समझा जा सकता है। ठीक है, आसानी से समझा जा सकता है। चलिए, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं 5 डेली पेयर में पढ़ा दिया करूंगा। तो आते हैं नंबर 5 की तरफ। 5 हमारा है डियर, वाई वर्सेज विद। वाई वर्सेज विद। अब जरा दोनों को समझना होगा। देखिए, बाई का यूज हम ना व्यक्ति के साथ करते हैं, ये हमारे पर्सन के साथ आते हैं। ठीक है, और पर्सन को हम यहां पर एजेंट कह देते हैं। अभी हम पैसिव वॉइस खत्म किए थे तो ये बात देख रहे थे वहां पे कि पैसिव वॉइस में बाई का मतलब एजेंट था, कि बाई प्लस एजेंट हम लिख रहे थे। तो जहां पे एजेंट होगा, या इसको हम बोल सकते हैं, सॉरी, इसको हम बोल सकते हैं डूअर, इनके साथ हम बाई लगा देंगे। ठीक है, लेकिन बात करें अगर विद की, तो विद का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के साथ हम विद का यूज करेंगे। बाई का यूज हम करेंगे पर्सन, एजेंट या डूअर के साथ, लेकिन हम बात करें विद की तो इसका यूज हम करेंगे इंस्ट्रूमेंट के साथ। इंस्ट्रूमेंट का मतलब कोई औजार। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल समझने की कोशिश कीजिए। He was beaten and he was beaten अब देखिए, दो प्रपोजिशन यहां पर आपके सामने है, बाई और विद। तो आप आसानी से फील कर पाएंगे कि ही वॉज बिटन विद अ स्टिक और विद स्टिक। जब हम बात कर रहे स्टिक की, तो स्टिक एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया होगा, तो यहां पर आएगा विद। ही वॉज बिटन बाय द टीचर, ये यहां पर डूअर ऑफ द एक्शन है, करने वाला है। तो ये बात समझने में ज्यादा देर नहीं लगेगी कि हम जब इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट के साथ हम विद लगाएंगे, और जब कोई व्यक्ति के साथ लगाएंगे तो जो डूअर होगा, डूअर ऑफ द एक्शन होगा, उनके साथ हम बाई प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। आई होप ये जो प्रेपोजिशन की क्लास अभी हमारी चल रही है, ये काफी लंबा चलेगा अभी। ठीक है, और आप सभी के सुझाव बिल्कुल एक्सेप्टेबल हैं। ठीक है, हम काफी एगरली वेट करते हैं कि आप कमेंट करें, आपके जो सुझाव हो वो करें, और कोशिश कर रहे हैं पूरी टीम मिल करके कि जितना जल्दी हो सके आप जिस भी मोटिव से हमसे जुड़े हैं वो मोटिव कंप्लीट करवा पाए। क्योंकि मेरे लिए प्राउड फीलिंग होगा, खास करके मेरे लिए टीम मेंबर में मैं अपने आप के लिए ज्यादा प्राउड फीलिंग सोचता हूं कि मुझे ऐसा सौभाग्य मिला कि हम आप सभी के लिए काम कर रहे हैं। चलिए डियर, मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक जाते जाते जय हिंद, जय भारत।